हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। स्वागत है आप लोगों का मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 6 पे, जहां पे बेटा हम लोग बातचीत करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के आगे। हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑलरेडी शुरू किया था और हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी, बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। आज उस टॉपिक को खत्म करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डेटा दिया जाता है और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डेटा पूछा जाता है। कुछ सवाल उस टाइप के देखेंगे और फिर चलेंगे बेटा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, जिसके लिए हमने इतने लेक्चर्स में माहौल बनाया है। ये जो 5-6 लेक्चर्स तुम लोगों ने लगाए हैं, इन सबका क्रक्स आने वाला है एक फाइनल इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो जी हाँ, स्टोइकियोमेट्री की शुरुआत हम आज करने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से, मन से समझना है आपको, ठीक है। वैसे तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ध्यान से चीजें समझते हो। आज के लेक्चर में और ध्यान से समझना है, मजा आने वाला है आज, ठीक है जी। ध्यान से सुने, चलो शुरू करें क्या भाई। आइए, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें आज के दिन की टुडेज टारगेट से। शुरुआत करें आज के लेक्चर की टुडेज टारगेट से, राइट। आइए, अगर टुडेज टारगेट से स्टार्ट करें तो बेटा जी हम शुरू करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के डिस्कशन से, ठीक है। हमारा मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और पीपीबी, ये तीन बचा है, उनको देख लेते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन्स की। मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इंटर कन्वर्ट करना। जब ये भी सीख लेंगे तब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं आज स्टोइकियोमेट्री। बहुत सारे बच्चों को ये नाम लेना नहीं आता है। कुछ बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री, कुछ बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। तो बेटा जी इसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। पढ़ेंगे इसको ध्यान से, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सवाल से ही शुरू होता है पूरा टॉपिक, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ओके बेटा जी, शुरू करें क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पिछली क्लास में जाते जाते मैंने मोल फ्रैक्शन का डिस्कशन शुरू किया था। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने बच्चा लोग आपसे बोला था कि अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो कुछ मोल सॉल्यूट के रहे होंगे, कुछ मोल सॉल्वेंट के रहे होंगे। मानते हो क्या ये बात, मानते हो ना ये बात। कुछ मोल सॉल्यूट के रहे होंगे, कुछ मोल सॉल्वेंट के रहे होंगे। और बेटा जी उन मोल्स के हिसाब से हम उनका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, है ना। हम मोल्स के हिसाब से उनका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यही बात है कि अगर आपको बात करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर, तो आप बोलोगे सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स बोले तो सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। इसी प्रकार अगर मैं बातचीत करूं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की, तो बेटा जी ये हो जाएगा सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। राइट, ये चीज है हमारे पास। बेटा अगर मेरे पास में ये चीज है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो इनको मैंने जोड़ा। अब आप ध्यान से देखिए, मतलब इनको अलग अलग तो लिखा ही मैंने, अगर इनको मैंने जोड़ा, अगर आप लोग यहां ध्यान से देखें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, अगर इन्हें मैं ऐड करता हूं तो बेटा जी आप यहां देखिए बेस कॉमन है दोनों में। अगर बेस कॉमन है दोनों में तो एलसीएम लेने पे बेस तो सेम ही आएगा, सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। और बेटा अगर न्यूमरेटर देखोगे तो ये चीज इसमें डायरेक्टली ऐड हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी साहब। अगर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी बेटा तो सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल यहां आ गया। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, अरे बिल्कुल सेम आ गया साहब। अगर बिल्कुल सेम आ गया तो कट जाएगा इससे और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो बेटा जी हमेशा कितना होता है 1। मतलब अगर आपको मैंने बोला HCl और वाटर का सोल्यूशन है और HCl का मोल फ्रैक्शन है 0.4,
तो वाटर का मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 0.6। कितना हो जाएगा 0.6। मतलब टोटल सम 1 होना जरूरी है, वो बात हमने कर ली है और इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। सही है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? बहुत बढ़िया। इस पे क्वेश्चन करके देखें, एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या समझ आता है। भाई मोल्स निकालना तो सबको आता है ना भाई, अब कोई ये मत कह देना कि सर मोल्स नहीं निकालना आता हमको, तो अब वो ही नहीं आएगा तो फिर तो भैया 6 लेक्चर क्या घास काटी अपन ने, राइट। देखना ध्यान से एक क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से एक क्वेश्चन। हम बोलेंगे कि भाई साहब 4 ग्राम NaOH को 54 ग्राम वाटर में डाला गया। 4 ग्राम NaOH को 54 ग्राम वाटर में डाला गया। आपको क्या बताना है? आपको बताना है रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन वाटर। रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन वाटर। अब बेटा बहुत सारे बच्चे सेंटी होके यहां कह देते हैं सर आंसर इज 1 बिना सॉल्व करे। हम कहते हैं काहे आंसर इज 1? सर आपने ही तो कहा था दोनों मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अरे लाला सम 1 बोला था, ये कौन बोला कि सम से डिवाइड भी 1 हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो रेशियो क्या आएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके फटाफट, जल्दी से ट्राई करके देखो वीडियो को पॉज करके, क्या आएगा आंसर? हाँ जी, यस, कमॉन कमॉन कमॉन, बता पाएंगे क्या? चलो जी डिस्कस करते हैं। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल हम बोलेंगे इसको। भाई मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स की आवश्यकता है, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स की आवश्यकता है। अगर मोल्स निकालेंगे तो मोलर मास की आवश्यकता है। और मुझे लगता है अभी तक तो मोलर मास निकालना आ चुका होगा कि NaOH में सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, मोलर मास हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। और इसी प्रकार अगर वाटर की बात करोगे तो फॉर्मूला होता है H2O, मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये डाउट बोल रहे हैं कि सर ग्राम पर मोल लिखें या ग्राम लिखें। बेटा एक ही बात है, तुम कुछ भी लिख दो, इजी है, एक ही बात है, टेक इट इजी। तो अगर तुम यहाँ पे NaOH के मोल निकालो तो वो क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 4 ग्राम, मोलर मास है 40, यानी कि 4/40। आंसर क्या आ जाएगा? 0.1 मोल आ जाएगा। आंसर क्या 0.1 मोल आ जाएगा, राइट। अगर आंसर 0.1 मोल आ गया तो हम बात करते हैं वाटर के मोल्स की। वाटर के मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 54, मोलर मास इज 18, तो हम बोलेंगे मोल्स हो गए 54 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि 3 मोल। आंसर क्या हो जाएगा? 3 मोल। तो ध्यान से देखिएगा, NaOH के 0.1 मोल, वाटर के 3 मोल्स, ये आ गए। अगर ये आ गए तो भाई मोल फ्रैक्शन निकालने में क्या दिक्कत है? NaOH का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा NaOH के मोल्स अपॉन टोटल मोल, भाई अपॉन टोटल मोल आ जाएगा। यस, तो हम बोलेंगे NaOH के मोल कितने हैं? 0.1। टोटल मोल कितने हैं? 3 + 0.1, बोले तो 3.1। तो हम बोलेंगे NaOH के मोल्स आ गए 0.1 और टोटल मोल्स आ गए 3.1, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय 3.1, ये आ गया NaOH का मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार अगर तुम वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो बेटा कसम है तुम्हें माँ काली की, अगर तुम लोगों ने कैलकुलेशन कर दी तो। क्यों सर? क्योंकि भैया तुम्हें क्या सिखाया है हमने कि अगर एक मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो दूसरा तो अपने आप पता चल जाता है 1 माइनस करके, है या टाइम वेस्ट कर दोगे? भैया क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई मेहंदी लगाओ कंपटीशन तो है नहीं कि ज्यादा रंग भरोगे तो ज्यादा डिजाइन दिखेंगे, राइट। जल्दी से आंसर निकालना है अपने को। तो ये हो जाएगा, स्मार्ट वर्क करना है भैया, स्मार्ट वर्क। 1 माइनस NaOH का मोल फ्रैक्शन, यानी कि 1 - 1/31, यानी कि ये हो जाएगा एल्शियम कैल्शियम लेके, और ये आएगा ये। अगर ये आएगा ये तो ध्यान से देखिएगा, NaOH का मोल फ्रैक्शन अपॉन वाटर का मोल फ्रैक्शन, आंसर क्या आ जाएगा? 1/31 अपॉन 30/31, यानी कि 1/30,
यानी कि 1/30। बोलो हाँ या ना भैया, बोलो भैया, समझ आया क्या? यस, क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/30। हाँ जी, इजी था। अब ये सवाल हम 1 करोड़ साल से अपने नोट्स में करवाते आ रहे हैं। हमको क्या पता था कि जेई को इतना पसंद आ जाएगा ये सवाल। देखो जरा उसने क्या पूछ दिया। एक सवाल हमने तुमको करवाया, एक सवाल हम आपको अब बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये वाला क्वेश्चन। मतलब फ्री के नंबर बट रहे हो कहीं, फ्री के नंबर देखिएगा ध्यान से। 8 ग्राम NaOH is dissolved in 18 gram water. 8 gram NaOH is dissolved in 18 gram of water. Mole fraction of NaOH in solution. Mole fraction of NaOH in solution and molality of the solution are। अब ध्यान से देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है 0.2, 22.2। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 0.2, 11.11। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 0.167, 11.11। चौथा ऑप्शन आपको दिया है 0.167, 22.20। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट से कर दो, फटाफट से बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। करें डिस्कस? चलो भाई, आई होप आप लोगों ने इस सवाल को करके देखा होगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करके देखा होगा। मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल आया था जेई मेंस 2019 में। तुम कहोगे सर एडवांस का भी तो करवाओ। बेटा एडवांस के सवाल स्टोइक्योमेट्री पे भर भर के आते हैं, इस पे कम पूछता है। स्टोइक्योमेट्री आने दो, एडवांस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखें ये वाला। आइए, आई होप ये तो हो ही गया होगा बच्चों से, है ना? देखो बाकी ध्यान से। 8 ग्राम NaOH को 18 ग्राम पानी में डाला। 8 ग्राम NaOH को 18 ग्राम पानी में डाला। तुम्हें मोल फ्रैक्शन बताना है और मोलालिटी बताना है। मोल फ्रैक्शन बताना तो बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन NaOH का क्या हो जाएगा भाई, जैसे अभी किया था, NaOH के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। बोले तो NaOH के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। सही है? अच्छा, NaOH के मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास है 40, मोलर मास है 40, राइट? गिवन मास कितना है? 8। तो हम मोल्स बोलेंगे 8/40, यानी कि 1/5, यानी कि 0.2 मोल। इसी प्रकार अगर आप वाटर के मोल्स लिखते हो तो वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। 18 ग्राम पानी है और पानी का मोलर मास हमको पता है 18 है। जो बच्चे सोचेंगे 40 और 18 कहाँ से आया, तो बेटा ये वाली मेहनत हमने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कर ली थी। ये वाली मेहनत हमने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कर ली थी। मजे हमने वहां लूट लिए। अगर मजे हमने वहां लूट लिए तो बेटा जी वाटर के मोल्स आ गए 1 मोल भाई। अगर वाटर का 1 मोल आ गया है तो NaOH के मोल फ्रैक्शन में बचा ही गया है। NaOH के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि 2/12, यानी कि 1/6, यानी कि 1/6। सही है? ध्यान से देखो, NaOH का मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर 1/6 आ गया तो अब ऑप्शन तो डेसिमल में है, तो हमको डेसिमल में देखना होगा। तो 1/6 का क्या मतलब है? 0.1, ठीक है? 6 1 6, 4 0 आएगा। 6 6 36, 4 0 आएगा, या जो भी आएगा। देखो इसको ध्यान से सॉल्व करके 1/6 करोगे, पॉइंट लगाओगे 0। 6 1 6, 4 0, 6 6 36, 4, फिर आएगा 0, 6 6 36। तो इस तरीके से चलता जाएगा रेकरिंग, इस तरीके से चलता जाएगा। लमसम लमसम ये आंसर बैठ रहा है। अब ये यहां भी है और यहां भी है।
अब अगर मोल फ्रैक्शन दोनों में आ गया है तो अब हमें मोलालिटी भी निकाल के चेक करना पड़ेगा भाई क्या आंसर आता है। अगर मोलालिटी निकाले तो मोल फ्रैक्शन तो आ गया, मोलालिटी निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट के मोल्स मतलब NaOH के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट मतलब वाटर का वेट, और वो भी किस यूनिट में, केजी में, है ना। अगर इसे सॉल्व करोगे तो हम बोलेंगे सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट। अगर इसको ग्राम में डेटा दिया है तो पर 1000 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत आसान, देखो ध्यान से, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, NaOH के मोल 0.2, सॉल्वेंट का वेट है 18 ग्राम वाटर। अगर उसे केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसी के लिए तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया था। देखो ये ऐसा ही तो बन गया, यही तो बन गया, वेट इन ग्राम ऊपर 1000, सही है। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे, डेसिमल हटेगा 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा, इससे ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 9, सॉल्व करेंगे तो बनेगा 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9, 0.1, इस तरीके से चलेगा। तो 11.1 समथिंग आना चाहिए, जो कि ये रहा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। देख लो ध्यान से, आपका मोल फ्रैक्शन भी आ गया, मोलालिटी भी आ गया। भाई ऐसा सवाल जेई मेंस ने डायरेक्टली पूछ लिया, अब और क्या चाह रहे हैं, तुमसे तुम्हारा नाम ही पूछ लेगा भाई जेई वाला। इतने आसान क्वेश्चन देके तो मतलब फ्री के 4 नंबर ही देना हुआ। पर कुछ ठटरी के भरे ऐसे होंगे जो धतूरा गा के पेपर देने जाएंगे, माता का माल, जो इसको भी गलत करके आ जाएंगे और फिर कहेंगे सर सुली मिस्टेक हो गई, सर गलती से मिस्टेक हो गई। तो भैया अब अगर ऐसी गलतियां करना चाह रहे हैं तो फिर कैसे IIT पहुंचेंगे ब्रो, राइट अगर ये करेंगे तो कैसे IIT जाएंगे यार। तो ये गलतियां तो अवॉइड करनी पड़ेंगी, बड़ी गलतियां करेंगे जाके आगे। कांड करने में कम थोड़ी होंगे, हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं भाई, इंजीनियर की तो जाति ही कांड वाली है। मैं खुद इंजीनियर हूं, बता रहा हूं एक्सपीरियंस से। परंतु ये नहीं करें यार प्लीज, है ना। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो दिस वाज अबाउट मोल फ्रैक्शन, और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे इस पे। पर उससे पहले जो बची हुई 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उन्हें भी खत्म कर देते हैं। आ जाओ, 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और बची हैं। एक होता है ppm, एक होता है ppm। ppm को बोलते हैं भाई पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, पर ठीक है पता होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ये क्या कहता है आपको, ये कहता है कि ppm की वैल्यू है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ppm की वैल्यू क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, समझ आई बात। सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 10⁶। ठीक इसी प्रकार आपके पास होता है ppb। ppb को बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। इसे कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन। बेटा पीपीबी कैसे आता है, पीपीबी होता है सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इनटू 10⁹। सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इनटू 10⁹। सही है, ये होता है बिलियन, ये होता है मिलियन। सही है जी, ये होता है बिलियन, ये होता है मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर बेटा जी, बहुत ज्यादा यूज तो नहीं होता, और अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो ये देखो ना, ये तो वेट बाय वेट वाला एक्सप्रेशन है। मतलब तुम इसको ये लिख सकते हो ना भाई, इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100 या 10⁻² इंटू 10⁻⁴। ये लिख सकते हैं। 10�6 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर तुम नोटिस करोगे तो बच्चे, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या है, परसेंटेज W/W है क्या, ये परसेंटेज W/W है क्या। तो बेटा जी पीपीएम को हम बोलेंगे परसेंटेज W/W इंटू 10⁴।
परसेंटेज W/W इंटू 10⁴ ये हो गया ppm। ठीक इसी प्रकार अगर ppb की बात करेंगे हम लोग तो हम बोल सकते हैं इसको कि भैया इसको लिख दिया हमने वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻² इंटू 10⁻7 है ना। सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100 इंटू 10⁻7। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो चीज है ये बन गई वापस से परसेंटेज W/W। तो आप यहां पे इस चीज को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो परसेंटेज W/W इंटू 10⁻7, परसेंटेज W/W इंटू 10⁻7। तो पीपीबी के लिए आपने ये एक्सप्रेशन यूज किया, पीपीएम के लिए आपने ये एक्सप्रेशन यूज किया। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। सही है। तो बेटा जी पीपीएम पीपीबी पे ज्यादा सवाल आते नहीं, आ जाए तो आप डायरेक्टली कर लेना। ये चीजें हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, इस पे करने की जरूरत भी नहीं होती यार, डायरेक्टली यूज करा हुआ डेटा है ये तो, है ना। परसेंटेज बाय मास के कई सवाल करें, अगर उन्हीं में पीपीएम पूछ लेता तो 10 की पावर 4 से इंटू कर देते, पीपीबी पूछ लेता 10 की पावर 7 से इंटू कर देते, काम नक्की हो जाता। सही है ना जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अभी तक मैंने आपसे बात करी है इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। अब मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाता हूं और मैं आता हूं जिस पार्ट का मुझे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, जो मैं कब से पढ़ाना चाह रहा हूं, जो कि है इंटर कन्वर्जन्स, जिस पे एक्चुअली बहुत सवाल आते हैं। बेटा जी क्वेश्चन क्या करता है, आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डेटा देता है और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डेटा उसी से रिलेट करके पूछ लेता है। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डेटा देता है और उसी से रिलेट करके दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डेटा पूछ लेता है। तो हमने क्या किया है ना, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जेईई के पेपर में कैसे कैसे सवाल आए हैं, और हमने ये नोटिस किया है कि उसको कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म के कॉम्बिनेशन से विशेष प्यार है और वो उन्हीं पे सवाल पूछता आ रहा है। जैसे कि वो परसेंटेज मास देख के, परसेंटेज W/W देख के मोलैरिटी पूछता है और ये उसको बहुत पसंद है। वो मोल फ्रैक्शन देख के मोलैलिटी पूछता है, ये भी उसको बहुत पसंद है। और वो मोलैरिटी देके मोलैलिटी पूछता है, ये भी उसको बहुत पसंद है। ये तीन कॉम्बिनेशंस कई बार जेईई के पेपर में लगातार रिपीट हुए हैं। तो हमने सोचा कि यार बच्चों का समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम ऐसा कोई जुगाड़ बनाए जिससे बच्चा इनके सवाल 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व कर दे। कुछ ऐसा जुगाड़ बनाए जिससे बच्चा बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए एक फॉर्मूला डाले और फटाक से सवाल सॉल्व कर दे। ठीक है, वैसे मैं ये कहता हूं ज्यादा फॉर्मूले नहीं रटने चाहिए, बट बेटा यहां ये फॉर्मूले याद करने का फायदा है, तुम्हारे आंसर बहुत जल्दी आएंगे और अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो तुम्हें वो चीज दिखेगी भी, है ना। तो ध्यान से सुनना एक एक करके, हम आपको एक एक करके सारे फॉर्मूले बताते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इफ परसेंटेज W/W इज गिवन, या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xD बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, यहां पे अगर इस फॉर्मूले को तुम लोग ध्यान से देखते हो, अगर इस फॉर्मूले को तुम लोग ध्यान से देखते हो तो हम बोलेंगे कि यहां पे x होता है परसेंटेज W/W। x क्या होता है, परसेंटेज W/W। जैसे अगर डेटा दिया है सवाल में 60%, तो आप डायरेक्टली 60 लिखो। अगर 40% दिया है तो डायरेक्टली 40 लिखो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं d की, तो d हो जाएगी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। d क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो सबको पता ही है, तो भैया मोलैरिटी कैसे आ जाएगी, 10xD बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। समझ रहे हो ना बात, पक्का। इसमें सारे यूनिट कन्वर्जन सब हैंडल करा हुआ है। तुम्हें जब डेटा दिया जाए तुम्हें डायरेक्टली पुट करना है और आंसर निकालना है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखिएगा। दूसरा फेमस कोरिलेशन, दूसरा फेमस कोरिलेशन जो है
वो है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में। इनफैक्ट बेटा नीट के पेपर में तो ये रिलेशन ही डायरेक्ट पूछ लिया था, तो अच्छा है ना अगर तुम लोग ध्यान रखोगे तो। क्या है ये रिलेशन, ध्यान से देखना। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, तुमसे यहां मोल फ्रैक्शन पूछा था और उसके बाद मोलैलिटी पूछी थी। तुम यहां पे मोलैलिटी निकालने के लिए रादर देन तुमने पूरा एक्सप्रेशन निकाल के सॉल्व किया, 3 स्टेप इसमें भी लगे, तुम वो फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते थे। तुम्हें मोल फ्रैक्शन तो एनएओएच का मिल ही गया था, फटाफट तुम फॉर्मूला लगाते और सॉल्व कर देते। सॉल्वेंट वाटर था वो तुम्हें पता ही था, तुम क्या करते 1/6 अपॉन 1 माइनस 1/6 इंटू 1000 अपॉन 18, सॉल्व हो जाता। सही है ना। तो ये भी एक रिलेशन होता है आपको इजीली जल्दी आंसर निकालने के लिए, ठीक है। सेकंड ये है, पर हाँ मैं एक बात बोलूंगा, कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम इसको ध्यान रखो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हम तो सीधा फॉर्मूला लगा के रिलेट करके जल्दी कर पाएंगे, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें लगता है इससे आंसर जल्दी आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम बताना है, जिसको अच्छा लगता है वो फॉलो करे, जिसको नहीं अच्छा लगता बेटा ऑब्वियसली मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तो नहीं लिखवा सकता, है ना। जिसका जैसा मन है वो वैसा कर सकता है। क्लियर है साहब, बहुत बढ़िया। आइए तीसरे इंटर कन्वर्जन पे चलते हैं। ये मैं पर्सनली बोलूंगा अवॉइड करो, ये मैं पर्सनली बोलूंगा अवॉइड करो, पर जगहों पे लिखा होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते छोड़ दीजिए, तरीके से कर लेना, उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर तुम्हें मोलैरिटी देके मोलैलिटी पूछ ले, m इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कभी कभी मोलैरिटी देके मोलैलिटी पूछ लेता है, तो वो ये चीज़ है, ठीक है। यहां कैपिटल M मोलैरिटी है, स्मॉल m मोलैलिटी है। हम इन टर्म्स का मतलब लिख देते हैं। स्मॉल m है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, कैपिटल M है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, स्मॉल d है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, जैसा कि हमने पहले भी बात कर ली है, ओके। और बस मोलर मास, ये mm होता है मोलर मास। अब जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है उसी का मोलर मास हो जाएगा, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है उसी का मोलर मास हो जाएगा, ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। तो यार ये 3 रिलेशंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे क्वेश्चन आता है। मैं ये कहूँगा ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है आप इससे आंसर निकालना चाहते हो, शौक से निकालो, अगर आपको लगता है इससे नहीं निकालना है, मर्जी है आपकी, छोड़ दो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करके देखें इस पे। आओ भाई, क्वेश्चन करेंगे तो फील आएगी, समझ आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, जब भी कोई बात बनेगी। तो आओ भैया बात बनाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। सुनिएगा आज का पहला सवाल इंटर कन्वर्जन पे आधारित, आज का पहला सवाल इंटर कन्वर्जन पे आधारित, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ओके। देखो तो सवाल कह रहा है, the mole fraction of solvent, the mole fraction of solvent in aqueous solution of solute, in aqueous solution of solute is 0.8, 0.8. The molality of aqueous solution is, the molality of aqueous solution is, पहला ऑप्शन 13.88 इंटू 10 पावर -1, दूसरा ऑप्शन 13.88
इंटू 10 पावर माइनस 2। तीसरा ऑप्शन 13.88। चौथा ऑप्शन 13.88 इंटू 10 पावर माइनस 3। प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को ट्राई करें। प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को ट्राई करें, जल्दी से करें। यस, कम ऑन। हाँ जी, करेंगे अभी डिस्कस। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया है एक एक्वस सॉल्यूशन में 0.8। तो बेटा जी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर 0.8 है तो ये तो वैसे हमारे ज़्यादा काम कहीं आता नहीं है, पर हमको ये पता है कि इसकी हेल्प से मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल जाता है 0.2, है ना। मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल जाता है 0.2। बहुत बढ़िया। मुझे मोलालिटी बतानी है सोल्यूशन की। अगर मोलालिटी बतानी है तो भाई मोलालिटी क्या होती है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपॉन 1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मुझे पता है 0.2, डिनोमिनेटर पता है 1 माइनस 0.2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा जी मेरे पास एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर, तो बेटा जी सॉल्वेंट का मोलर मास हो गया 18। तो हम बोलेंगे मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 1000 अपॉन 18। बेटा ये चीज याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 1000 अपॉन 18 हमेशा 55.55 होता है, इस चीज को लिख के रख लो, ध्यान रख लो, ठीक है। चलो अगर इसको इससे काटते हो तो भाई 4 टाइम कटता है, तो ये आंसर 11 के आसपास कुछ आ रहा है क्या, 13 के आसपास आ रहा है। चलो देख लेते हैं, वैल्यू आ रही है 55.55 डिवाइडेड बाय 4। चलो जी इसको सॉल्व करें। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा ये 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट में 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 4 1 ज़ा 4, 1 5, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 3 5, 4 8 ज़ा 32, 3 5, 4 8 ज़ा 32, 3 पॉइंट लगाया 0, 4 7 ज़ा 28, 2 0, 4 5 ज़ा 20, खत्म। ठीक है, ये आया। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 के बाद पॉइंट और लगाना है, तो हम 2 नंबर और आगे आ गए। हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा 13.88। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13.88, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी। देखना ध्यान से, मैच कर रहा है क्या भाई, मैच कर रहा है क्या भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का इजी था, है ना। चलिए जी, तो ये हो गया आपका इस तरीके से क्वेश्चन। तो अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आपका फटाक से आंसर आ गया, आपने फटाफट सॉल्व कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जेईई मेंस 2019 के अंदर। ये सवाल आया है एक शिफ्ट में जेईई मेंस 2019 की। ठीक है साहब, कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और करें इंटर कन्वर्जन पे। जरूरी थोड़ी कि 3 इंटर कन्वर्जन बताएं तो इन्हीं पे सवाल आएगा, सवाल तो औरों पे भी आते हैं, ये 3 मेजर हैं। तो एक और सवाल करते हैं इनके बिना वाला, एक और सवाल करते हैं इनके बिना वाला। ध्यान से देखना, सवाल कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज the mole fraction of glucose in aqueous binary solution is 0.1, is 0.1।
द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट इज, द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट इज। इंटीजर टाइप सवाल है, आपको बताना है कैसे किया जाएगा। यस, कैसे बताओगे? ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। ट्राई करिए तो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। करेंगे डिस्कस? कर लिया क्या ट्राई? जल्दी से बता दो। यस, आओ। सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझना। आपको मोल फ्रैक्शन दिया है ग्लूकोज का एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन में 0.1, यानी कि अगर एक्वस लिखा है तो आप समझ गए होंगे, बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट है ग्लूकोज, सॉल्वेंट है वाटर। सॉल्यूट है ग्लूकोज, सॉल्वेंट है वाटर। अच्छा, अगर मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का 0.1 है, आपसे पूछा है मास परसेंटेज ऑफ वाटर, है ना। आपको सवाल ने बोला है ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, आपको बताना है परसेंट W/W ऑफ वाटर। आपको बताना है परसेंट W/W ऑफ वाटर। अगर ये बताना है तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, वाटर का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। वाटर का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। बोलो हाँ या ना? सही है जी। अगर वाटर का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100 करना है तो ध्यान से देखना, आपको चाहिए पानी का वेट, आपको चाहिए ग्लूकोज का वेट, पर डेटा आपको सिर्फ ये पता है। डेटा आपको सिर्फ ये पता है। बेटा जी, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल, राइट। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल। मैं 0.1 का मतलब ये कह सकता हूं क्या कि 1 मोल सोल्यूशन में ग्लूकोज के कितने मोल हैं? 0.1 मोल। मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 1 मोल सोल्यूशन में ग्लूकोज के कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल, है ना। अगर मैं ये कह सकता हूं तो ध्यान से देखिएगा, 1 मोल सोल्यूशन में ग्लूकोज के 0.1 मोल है। 1 मोल सोल्यूशन में ग्लूकोज के 0.1 मोल है, राइट। अगर पूरे सोल्यूशन में ग्लूकोज के 0.1 मोल है, टोटल मोल 1 मोल्स हैं, तो आप बोल सकते हो क्या ग्लूकोज 0.1 है तो बचा हुआ 0.9 क्या रहेगा? वाटर। क्योंकि इन दोनों से मिलके ही तो सोल्यूशन बना है। टोटल अगर 1 है, 0.1 उसमें से ग्लूकोज है, तो बचा हुआ 0.9 क्या हो जाएगा? वाटर। सही बात है, बचा हुआ 0.9 क्या हो जाएगा? वाटर। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो बेटा दोनों के मोल्स आ गए, पर अपने को तो मासेस चाहिए। अपने को तो मासेस चाहिए बेटा। अगर मोल्स आ गए तो मासेस निकालना मुश्किल काम है क्या? नहीं है भाई। क्या करोगे? तुम्हें पता है कि मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर तुम हर स्थिति में अगर मोल्स को मोलर मास से इंटू कर देते, अगर तुम हर स्थिति में मोल्स को मोलर मास से इंटू कर देते, तो हम बोलेंगे हमारा काम बन जाएगा। तो बेटा जी, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। बहुत बार यूज कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो आई होप आपको ध्यान होगा। मैं वापस नहीं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे 0.1 इंटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये हो जाएगा 1/10। 0 से 0 कट गया तो 18 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार अगर वाटर का वेट निकालना है, इसी प्रकार अगर वाटर का वेट निकालना है तो वो क्या हो जाएंगे? वाटर के मोल्स इंटू मोलर मास। वाटर के मोल्स इंटू मोलर मास। वाटर के मोल्स कितने हैं? 0.9 इंटू मोलर मास कितना है? 18। ये कटेगा, 10 आएगा, यहाँ आएगा 2, ये आएगा 162 डिवाइडेड बाय 10, ये आएगा 16.2 ग्राम। क्या आएगा? 16.2 ग्राम। नाउ भाई दिस इज 18 ग्राम, दिस इज 16.2 ग्राम। एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? कूल।
नाइस, ठीक है जी। परसेंटेज W/W निकाल देते हैं। अगर हमें परसेंटेज W/W निकालना है वाटर का, अगर हमें परसेंटेज W/W निकालना है वाटर का, तो ये हो जाएगा वाटर का वेट, ये हो जाएगा टोटल वेट इनटू 100। ठीक है, वाटर का वेट कितना है 16.2, टोटल वेट कितना है दिस प्लस दिस इनटू 100। अगर ये करोगे लमसम आंसर कितना आएगा 47%। आंसर आ गया, लमसम आंसर कितना आएगा 47%। दिस इज सॉर्टेड। कूल। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आया था जेईई मेन 2020 में। तो आई होप आप लोगों से क्वेश्चन खुद से बन पा रहे होंगे। आई होप आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कैसे करने होते हैं क्वेश्चन, राइट। आई होप आप लोग खुद कर पा रहे होंगे, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि कैसे करने होते हैं सवाल, राइट। पक्का जी, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलें, आगे चलें क्या? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन करना है तो ध्यान से देखिएगा। एक और अच्छा सवाल कर लें जरा, एक अच्छा सवाल कर लें जरा जेईई एडवांस का। ध्यान से देखना, सवाल कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन इज the mole fraction of solute in a solution is 0.1 at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, molarity of this solution at 298 Kelvin, molarity of this solution is same as at 298 Kelvin, molarity of this solution is same as molality. Okay, now if density of solution is, if density of solution is 2 gram per centimeter cube, 2 gram per centimeter cube at 298 Kelvin, okay, the ratio of molar mass of solute to molar mass of solvent is this. ये आपको बताना है। ध्यान से तसल्ली से सवाल सोचो, सोचो कैसे करोगे। यस, हाँ जी, तसल्ली से सोचें कैसे करेंगे ये वाला सवाल। पानी पी लेते हैं इतने हम भी। हाँ जी, समझ आया क्या ये वाला क्वेश्चन? यस, आइडिया लग रहा है क्या कैसे करोगे? बहुत बढ़िया सवाल है, पर इजी सवाल है। अगर तुम लोगों को फॉर्मूले सही से याद आ रहे हैं तो समय लो, ट्राई करो। यस, हाँ जी, ठीक है, डिस्कस करें, करेंगे इस क्वेश्चन को डिस्कस। आ जाओ, बात करते हैं ढंग से।
तो बेटा जिन भी बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ रहा है 9, इसका आंसर आ रहा है 9। देखिए जरा कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो जो दिया हुआ है ना उस पे स्टेप बाय स्टेप। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन इज 0.1। आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.1, ठीक है। यानी कि मैं बोलता हूं यहां पे, इस क्वेश्चन के लिए मैं मान लेता हूं सोल्यूट को मैंने बोला, जैसे मैं हमेशा मानता था B, और सॉल्वेंट को मैंने बोला A, ठीक है। या चलो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए आसान बनानी है बातें, क्योंकि A मुंह पे पहले आता है B से, तो हमने बोल दिया कि सॉल्यूट को A बोल दो, सॉल्वेंट को B बोल दो, ये हमने अज्यूम कर दिया। अगर मैंने ये अज्यूम कर लिया, अगर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का 0.1 है, तो हम ये बोलेंगे कि XA की वैल्यू 0.1 है, यानी कि Na प्लस NB, ये चीज 0.1 है, राइट? ये बोल सकता हूं मैं, ठीक है जी। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि Na इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स Na प्लस NB, ये लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे, यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि Na इज इक्वल टू 0.1 Na प्लस 0.1 NB। अगर ये चीज है, Na को इधर ले आया, तो हम बोलेंगे 0.9 Na इज इक्वल टू 0.1 NB। तो बेटा जी यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो Na अपॉन NB हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.9, यानी कि 1/9, यानी कि 1/9। इसको मैंने इक्वेशन 1 अगर बोला, या चलो इसको नहीं बोलते अभी, या चलो बोल दो, अभी जो समझ आ रहा है वो देखो। अभी तक ये समझ आया मुझे, Na अपॉन NB हो गया 1/9, बढ़िया। आगे चलें, एट 298 केल्विन देखेंगे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी मोलालिटी के बराबर है और डेंसिटी दी हुई है और मोलर मासेस का रेशियो पूछा है। अब बेटा इसने सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट की मोलर मास का रेशियो पूछा है, तो मेरे दिमाग में चमका कि मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि WA अपॉन मोलर मास ऑफ A अपॉन WB अपॉन मोलर मास ऑफ B, ये चीज का रेशियो आपको 1/9 पता है ना? तो बेटा ध्यान से देखना आपको, क्या आपका सवाल सॉल्व हो सा गया क्या? W अपॉन WB एक साथ कर दूं अगर मैं, और मोलर मासेस एक साथ कर दूं मैं अगर, तो ये रेशियो 1/9 है। मुझे ये निकालना है इसका रेसिप्रोकल, मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो अगर मुझे WA/WB मिल जाता है तो क्या मेरा काम आसानी से हो जाएगा? अगर मुझे WA और WB मिल जाता है तो क्या मेरा काम आसानी से हो जाएगा? WA/WB पता करना है, दैट्स इट, ठीक है। वेट्स का रेशियो कोई बात नहीं, आगे के डेटा से मिलेगा कुछ। तो सवाल कह रहा है मोलैरिटी मोलालिटी के बराबर है। तो बेटा अगर मोलैरिटी मोलालिटी के बराबर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है लीटर में, ये किसके बराबर है? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट केजी में, राइट? ये कर सकता हूं मैं, बहुत बढ़िया। सॉल्यूट के मोल से सॉल्यूट का मोल कैंसिल, तो हमने बोला इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो सॉल्वेंट का वेट जो होगा केजी में, वो हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। सॉल्वेंट का जो वेट होगा केजी में, वो हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, है ना? ये एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है साहब। चलो अब क्या करें, इससे कुछ मिला तो नहीं पर हमें। फिर अगली लाइन मैंने पढ़ी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। बेटा सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही बात होती है, लिख के रख लेना जिनको भी कंफ्यूजन होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है, सेम ही बात होती है। तो बेटा वो ग्राम और ml है, केजी और लीटर है। तो बेटा अगर इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। दोनों साइड 1000 कट ही जाएगा। यानी कि मैं अल्टीमेटली यही बोल दूं क्या कि सॉल्वेंट का वेट, या फिर मैं अपनी लैंग्वेज में बोल दूं सॉल्वेंट का वेट जो ग्राम में है WB का, वो सॉल्यूशन का वेट है ml में, राइट? ओके, बढ़िया, आगे चले। ठीक, हमें क्या बताना है? डेंसिटी बतानी है सॉल्यूशन की, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की मेरी हो गई, सॉल्यूशन का वेट
अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो बेटा ध्यान से देखना, सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, आ जाएगा। बढ़िया बेटा, सॉल्वेंट का वेट तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर ही है, तो WB की जगह भी अगर मैं V सॉल्यूशन लिखूंगा तो एक्सप्रेशन बनेगा ये बनेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं साहब? ठीक है जी। मेरा इंटेंट क्या है, मुझे WA WB पता करना है, ये मेरा टारगेट है ना। यहां पे मैंने ये कर दिया। अब बेटा क्या मैं हर जगह V सॉल्यूशन की जगह WB पुट कर सकता हूं? क्या मैं हर जगह V सॉल्यूशन की जगह WB पुट कर सकता हूं? कर सकता हूं। सर यहां आपको V सॉल्यूशन लिखना ही नहीं चाहिए था, आपको WA/WB तो चाहिए, इसको WB रहने देते। यस यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। नीचे वाले को भी मैंने WB लिख दिया, है ना, ये लिख दिया मैंने। अगर ये लिख दिया तो ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, सेपरेट करोगे तो WA/WB प्लस WB/WB विच इज 1, राइट। अगर ऐसा है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2, इस चीज की वैल्यू है 2, तो हम बोलेंगे WA/WB हो गया 2 - 1 यानी कि 1। WA/WB हो गया 2 - 1 यानी कि 1। यही तो चाहिए था, ये आ गया यार, बल्ले बल्ले हो गई। ये चीज यहां पुट कर देते हैं। अगर यहां मैं पुट कर देता हूं तो मैंने बोला 2/1, WA/WB क्या हो गया, सॉरी 1 इंटू B का मोलर मास अपॉन A का मोलर मास, ये चीज किसके बराबर हो गई है, 1/9 के। अगर ये चीज 1/9 के बराबर हो गई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A का मोलर मास अपॉन B का मोलर मास, ये चीज किसके बराबर होगी, 9/1 के। ये चीज किसके बराबर होगी, 9/1 के। और अगर ये चीज हो गई 9/1 के बराबर तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया है, 9, राइट। अच्छा सवाल था, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत डायरेक्ट सवाल था, आपको चीजें कड़ी से कड़ी मिलानी आनी चाहिए, क्वेश्चन की एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए, तब जाके आंसर तक पहुंचते। और ऐसे ही सवाल आते भी है एडवांस के अंदर। ये क्वेश्चन आया था JEE एडवांस्ड 2016 में। बढ़िया सवाल, ठीक है भाई, बहुत सही। चलिए, तो बेटा इसी के साथ मैंने मेरी कंसंट्रेशन टर्म्स को रिलेट कर करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। मैंने कंसंट्रेशन टर्म को रिलेट कर करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे और अप्लाई किए। PPM PPP पे ज्यादा कुछ आता नहीं है तो वो मैंने करवाया नहीं है। कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप करके देखना, बहुत सिंपल ही होता है, कोई उसमें खास तोप बात होती नहीं है। ठीक है, हम शुरू करते हैं बिना अपना कोई भी वक्त जाया किए हमारा नया कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री, जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। बेटा अभी तक जो भी पढ़ा है, जो भी तुम्हारी ये कंप्लेंट्स थी, सर PY क्यों नहीं करवाते, PY क्यों नहीं करवाते, वो इसलिए नहीं करवा पा रहा था क्योंकि बेटा सारे PYQ तो इससे आते हैं। पर इसको करने के लिए जो इतने लेक्चर्स में मैंने तुम्हें माहौल बना बना के चीजें सिखाई है, वो सब यहां अप्लाई होगी। बेटा अभी तक मैं क्या कहता था, तुम्हें एक सब्सटेंस देता था, Na2SO4, ग्लूकोज, सुक्रोज, H2SO4, NaOH, वाटर, है ना। इस तरीके से तुम उसी के लिए मोल निकाला करते थे, मास निकाला करते थे, नंबर निकाला करते थे, अलग अलग चीजें करते थे। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं थोड़ा लेवल अपग्रेड करने वाला हूं, एंड नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस। अब से मैं रिएक्शन में खेला करूंगा, या तो आपको रिएक्शन दी जाएगी, या लैंग्वेज में बताया जाएगा, या कुछ जगहों पे तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम्हें वो रिएक्शन पता हो। पर डू नॉट वरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे पता करते हैं वो चीज। ठीक है, तो पहला स्टेप केमिकल रिएक्शन पता करना। दूसरा स्टेप होगा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो तुम क्वेश्चन में कितना ही तुम्हें आइडिया हो, तुम सवाल में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो तुम्हें कितना भी आइडिया हो चीजों का, तुम सवाल में आगे बढ़ ही नहीं सकते।
अगर तुम सवाल में आगे बढ़ ही नहीं सकते तो केमिकल रिएक्शन लिखने के साथ साथ उसकी बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी बैलेंसिंग आ जाएगी तो फिर हम स्टोइक्योमेट्री वर्ड को सीखेंगे। तो बेटा स्टोइक्योमेट्री वर्ड बेसिकली मोल की कैलकुलेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपको बताता हूं, आपके पास मोल्स जो होते हैं, आपके पास मोल्स जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। मोल्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं भाई, सुनिएगा ध्यान से। एक होते हैं आपके थियोरिटिकल मोल्स, बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको सिखा रहा हूं मैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में मदद मिले। एक होते हैं आपके पास में थ्योरिटिकल मोल्स, एक होते हैं आपके पास में स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स। एक होते हैं आपके पास थ्योरेटिकल मोल्स, एक होते हैं आपके पास में स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स। ठीक है जी, तो जो मोल्स हैं ये दो तरीके के हैं, वन इज थ्योरेटिकल, वन इज स्टोइकियोमेट्रिक। सर ये क्या है, अभी तक तो हम एक ही तरीके से कैलकुलेशन कर रहे थे। तो बेटा जी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज करिए आपके पास ये एक रिएक्शन है, मैं ऐसे लिख देता हूं, मैंने ना ये केमिकल रिएक्शन लिखी, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, उसको बैलेंस भी कर दिया। N2 के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, हाइड्रोजन के आगे 3 लग गया, NH3 के आगे 2 लग गया। ठीक है, ये उसको हमने बैलेंस कर दिया। तुम चेक कर सकते हो, इधर 2 नाइट्रोजन उधर 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6, इधर 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6, उधर भी 6 हाइड्रोजन। राइट, ठीक है जी। मैंने जैसे ही रिएक्शन को बैलेंस किया तो बेटा जी यहाँ पे आपको कभी कभी कुछ डेटा दिया जाएगा। जैसे सवाल कहेगा कि आपके पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है, तो आप इस 14 ग्राम से मोल्स निकालोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास से, आंसर आएगा 1/2 मोल, है ना। कभी आपको बोल देगा इसके 3 मोल्स हैं, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको कुछ भी दे देगा। कभी आपको बोल देगा इसके 11.2 लीटर है एसटीपी पे। तो बेटा जी आपको ऐसे अलग अलग डेटा दिया जा सकता है। तो ये जो किसी भी रिएक्टिंग कंपोनेंट के लिए, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, किसी भी रिएक्टिंग कंपोनेंट के लिए जो डेटा दिया जाता है आपको, ये होते हैं आपके थ्योरेटिकल मोल्स। अगर डायरेक्टली मोल्स ही दे दिए तो थ्योरेटिकल मोल, अगर मास या वॉल्यूम दे दिया तो उससे मोल्स आ जाएंगे। तो थ्योरेटिकल मोल्स क्या होते हैं, जो भी आपको डेटा दिया जाता है क्वेश्चन में, data given, moles obtained moles obtained by data set provided in the question। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स होते हैं बेटा, अगर आप ध्यान से यहां फोकस करेंगे तो ये जो नंबर्स नहीं है आगे, ये जो नंबर्स नहीं आगे 1 3 2, इसको आप बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स भी कहते हो। छोटी क्लासेस में तुम इसको बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स भी बोलते थे। तो बेटा जी ये जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, किसी भी रिएक्टेंट्स, देखो ये रिएक्टेंट्स है, आई गेस इतनी बात तो बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हम बोलते हैं बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स written ahead of, balancing coefficients written ahead of reactants and products, balancing coefficients written ahead of reactants and products।
ठीक है, इनसे पहले जो भी लिखे जाते हैं वो आपके स्टोइक्योमेट्रिक मोल्स होते हैं। मतलब मैं बोलूं कि हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन दे दे 3 मोल नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन का थियोरेटिकल मोल है, पर अगर मैं कहूं स्टोइक्योमेट्रिक मोल क्या है तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन तुम्हें अपनी तरफ से दे दे 6 मोल अमोनिया, NH3 को अमोनिया कहते हैं, 6 मोल अमोनिया, तो अगर क्वेश्चन ने लिख के दिया है तो वो है थियोरेटिकल डेटा जो लैंग्वेज में लिखा है, तो वो है उसका थियोरेटिकल मोल। अगर मैं तुम्हें कहूं स्टोइक्योमेट्रिक मोल क्या है तो वो तो 2 मोल ही रहेगा। तो बेटा स्टोइक्योमेट्रिक मोल तो हमेशा फिक्स रहते हैं, थियोरेटिकल मोल क्वेश्चन टू क्वेश्चन लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होता रहेगा। पर कोई स्टोइक्योमेट्रिक मोल बोलेगा तो जो भी तुम्हारे बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स है वही तुम्हारे स्टोइक्योमेट्रिक मोल भी होते हैं, और ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज फिक्स्ड है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? राइट, बहुत बढ़िया। ओके, तो तुम्हें थ्योरेटिकल मोल और स्टोइक्योमेट्रिक मोल में अंतर समझ आया? तो बेटा चाहे आपको मास दे दे, चाहे डायरेक्टली मोल्स दे दे, चाहे एसटीपी का वॉल्यूम दे दे, किसी और तरीके से दे दे, ये सब थ्योरेटिकल मोल्स की आइटम्स हैं, और जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स होते हैं वो स्टोइक्योमेट्रिक मोल में है। और कोई भी क्वेश्चन करने के लिए बैलेंसिंग बहुत 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 नेसेसरी है, तो स्टोइक्योमेट्रिक मोल भी बहुत 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 नेसेसरी है, उसके बिना कोई भी क्वेश्चन किया नहीं जा सकता, कोई भी क्वेश्चन किया नहीं जा सकता। ठीक है, पक्का? क्वेश्चन करके समझें क्या, समझें क्या? ठीक है, तो पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवाता हूं कि कभी भी स्टोइक्योमेट्री से रिलेटेड कोई सवाल है तो कैसे करोगे, है ना। लेट्स राइट सम स्टेप्स रिलेटेड टू दैट। तो लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप्स टू सॉल्व problems based on stoichiometry. Steps to solve problems based on stoichiometry. अच्छा जी, सुनना ध्यान से। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कह रहा है राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपके पास में क्या है? पुट ऑल द गिवन डेटा, पुट ऑल द गिवन डेटा बिलो that reactant or product, put all the given data below that reactant or product whose data is given. Put all the given data below that reactant or product whose data is given. जिसका जो डेटा दिया है उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नीचे लिख दे, चाहे मास दिया हो, चाहे मोल्स दिए हो, चाहे जो भी दिया हो, एक बार लिख दो। ठीक है, चलो थर्ड केस। फाइंड theoretical moles of that reactant or product whose data is given. अब जिसका भी डेटा दिया है, चाहे रिएक्टेंट में से किसी चीज का दिया हो, चाहे प्रोडक्ट में से किसी चीज का दिया हो, उसके थियोरेटिकल मोल्स निकाल दो, उसके थियोरेटिकल मोल्स निकाल दो। बेटा चाहे मास दिया हो, मोल निकाल दो, मोल्स दिए हो, बहुत बढ़िया, एसटीपी का वॉल्यूम दिया हो, मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ स्पीशीज दिए हैं, मोल निकाल दो। मैं कब से कहता आ रहा हूं, बिना मोल के काम नहीं चलता है, मोल तो निकालने ही पड़ते हैं। अगर मोल दे ही दिए हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये भी कर दिया। अगला स्टेप सुनना। ये स्टेप्स अभी थोड़े अजीब लग रहे होंगे, पर जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये सारे स्टेप्स बड़े काम आएंगे तुम्हारे। तो सुनना अगला स्टेप। नाउ फाइंड रिलेशन बिटवीन
फाइंड रिलेशन बिटवीन स्टोइक्योमेट्री ऑफ find relation between stoichiometric moles of all reactant and product. Find relation between stoichiometric moles of all reactant and product. ठीक है, relation between stoichiometric moles of all reactant and product. Then fifth point, ये है main action point तुम्हारा. क्या equate those two components, equate those two components stoichiometry equate those two components stoichiometry whose data is given and asked, whose data is given and asked. इक्वेट करो उन दो की स्टोइक्योमेट्री जिसका, पहले तुमने पूरी रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री देख ली, अब पूरी रिएक्शन तो काम की नहीं है, जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो उन दोनों की स्टोइक्योमेट्री को इक्वेट कर दो. ठीक है, अभी तो तुम ये स्टेप करोगे भी, फिर उसके बाद वहां करोगे. धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्टेप को स्किप ही करने लग जाओगे, डायरेक्ट वो करने लग जाओगे. जिसका डेटा दिया हो, जिसका डेटा पूछा हो, दोनों की स्टोइक्योमेट्री को रिलेट करो एंड देन अप्लाई यूनिटरी मेथड via theoretical moles. Apply unitary method via theoretical moles to calculate required thing. जो भी चीज पूछी है उसके लिए यूनिटरी मेथड लगा दो ताकि तुम्हारे काम की चीज आ जाए. अब मोल्स निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें बार बार मैं बोलता हूं, तुम्हें पता होने चाहिए. गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय Na, या फिर वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 STP पर. ठीक है, तीनों में से जो फॉर्मूला चाहिए हो, जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो, वो वाला फॉर्मूला पुट करो और काम नक्की. वो फॉर्मूला पुट करो और काम नक्की. सही है साहब? तो बेटा ये जो पेज है ना, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो भी मैं अब आगे के आधे घंटे में पढ़ाने वाला हूं, जो भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो सब यहीं से होने वाला है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन से अप्लाई करके देखेंगे ये सारे पॉइंट्स. हाँ जी, ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करके देखें. चलो एक इजी से सवाल से शुरू करते हैं. इजी सवाल से शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से. पहला क्वेश्चन मेरा आज का, जो रिएक्शन मैंने वो N2H2 वाली ली थी उसी को ले लेता हूं. क्वेश्चन कह रहा है N2 + 3H2 gives 2NH3. मैंने आपको बैलेंस्ड इक्वेशन खुद ही दे दी, पहला सवाल है ना इसलिए. ठीक है, सवाल ने आपको क्या बोला? सवाल ने बोला कि मेरे पास अगर इसके 5 मोल हैं तो बताओ इसके 5 मोल से अमोनिया के कितने मोल बनेंगे. ठीक है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 5 मोल हैं तो बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे. तो बेटा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. ठीक है, जिसका डेटा नहीं दिया इग्नोर करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. जिसका डेटा दिया है, जिसका डेटा पूछा है, उन दोनों में खेलना है अपने को. और खेलना क्या है? मोल मोल. क्या खेलना है भाई? मोल मोल. ठीक है, ध्यान से सुनना. स्टेप नंबर 1, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें. पर यहां तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस दी हुई है, तो मेरा स्टेप नंबर 1 तो आसान हो गया. स्टेप नंबर 2, थियोरेटिकल मोल निकालें जिस भी चीज का डेटा गिवन है. बेटा मुझे यहां ऑलरेडी थियोरेटिकल मोल दिए हुए हैं, मेरा स्टेप नंबर 2 भी आसान हो गया. स्टेप नंबर 3 आपको क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, सारा डेटा आपने लिख दिया, थियोरेटिकल मोल निकाल दिए. स्टेप नंबर 4 कहता है सारे की स्टोइक्योमेट्री में रिलेशन निकालो. तो बेटा इस रिएक्शन को आप कैसे पढ़ोगे? स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट्स क्या है? नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2.
आप यहां पे बोलोगे स्टोइक्योमेट्री वाइज, आप यहां पे बोलोगे कि 1 मोल ऑफ N2, आप स्टोइक्योमेट्री वाइज यहां पे बोलोगे 1 मोल N2 reacts with 1 mole N2 reacts with 3 mole H2 gives 2 mole ammonia. 1 mole N2 reacts with 3 mole H2 gives you 2 mole ammonia. प्लीज देखो, ये पॉइंट समझ आता है क्या? ये पॉइंट समझ आता है क्या? हाँ जी, हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल देता है। ये स्टोइक्योमेट्री रिलेट हो गई। अब जिसका डेटा दिया हो, जिसका डेटा पूछा हो, उन दोनों में स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन बनाए। अगर उन दोनों में स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन बनाना है तो बेटा हाइड्रोजन का डेटा दिया है, अमोनिया का डेटा पूछा है, नाइट्रोजन को इग्नोर करेंगे। अगर नाइट्रोजन को इग्नोर करेंगे तो हम यहां पे बोलेंगे बेटा कि हाइड्रोजन का 3 मोल अमोनिया के कितने मोल देता है? 2 मोल। हाइड्रोजन का 3 मोल अमोनिया के कितने मोल देता है? 2 मोल। अगर ऐसा है तो यूनिटरी मेथड, हाइड्रोजन का 1 मोल अमोनिया के कितने मोल दे देगा भाई? 2/3 मोल। देखो तो हम ये कह सकते हैं क्या, हाइड्रोजन का 3 मोल अमोनिया के 2 मोल देता है, हाइड्रोजन का 1 मोल अमोनिया के 2/3 मोल दे देगा। तो बेटा जी आपके पास क्वेश्चन में थियोरेटिकल मोल कितने हैं? 5। आपको तो 5 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है ना। अगर 5 के हिसाब से करनी है तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन का 5 मोल आपको कितने अमोनिया के मोल दे देगा भाई? इतने। और ये कितने होंगे? इतने। कितने होंगे? 10/3 मोल अमोनिया। कितने हो जाएंगे भाई? 10/3 मोल अमोनिया। 10/3 मोल अमोनिया। देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, है ना। तो 5 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं? 10/3 मोल। ये था मेरा पहला सवाल स्टोइक्योमेट्री की फील लेने के लिए। समझ आई बात? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत प्लीज बताइए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी प्लीज बताइए। यस, हाँ जी, चलें क्या बंधु आगे? यस, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। अगला सवाल आपको कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन के 5 मोल हैं तो बताओ 5 मोल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट करे होंगे। मुझे नहीं पता करना H2O के कितने मोल बनेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन के 5 मोल के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा कि वाटर कितना बनेगा, मैं पूछ रहा हूं हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करोगे क्या? सारे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने लिखवाए थे। ट्राई करना जरूर, ट्राई करो तो एक बार। तो चलो, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात होती है, सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी क्वेश्चन देखते ही एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुम्हें लिखना आ गया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो बेटा जी यहां 2 हाइड्रोजन, वहां भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। यहां 2 ऑक्सीजन, वहां केवल 1 ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? नहीं। अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो बेटा जी अगर यहां पे हाफ लगा दें तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी? हाफ इंटू 2 1 हो गया, वहां भी 1 है। ठीक है, ऐसे करने से काम बन जाता है। ठीक, चलो ये तो मैंने रिएक्शन बैलेंस कर ली।
अगर मैंने रिएक्शन बैलेंस कर ली, स्टेप नंबर 2 होता है सारा डेटा गिवन जो है वो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे लिख दो। वो मैंने तुम्हें खुद ही लिख के दिया है कि ऑक्सीजन के 5 मोल हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस आपको ये कहता है कि जो भी आपको डेटा दिया है उससे थ्योरेटिकल मोल निकाल दो। तो यू आर लकी कि मैंने थ्योरेटिकल मोल ही दिए हैं ऑक्सीजन के, तुम्हें वो मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है जी। चौथा स्टेप क्या कहता है, स्टोइकियोमेट्री में रिलेशन। तो बेटा अगर इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 1 मोल हाइड्रोजन reacts with 1 mole hydrogen reacts with half mole oxygen. 1 mole hydrogen reacts with half mole oxygen और ये देता है 1 mole water। स्टोइकियोमेट्री तो यही समझा रही है ना, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहां कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहां हमने हाफ लिख दिया। सही है जी, बहुत बढ़िया, आपने ये कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें फ्रैक्शन नहीं करना, हम तो यहां भी 2 लिखेंगे, यहां भी 2 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे। बेटा वैसे कर लो, तुम्हें अगर वो आसान लगता है तो वो कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, मैंने ये कर दिया। चलो जी, मैंने पूरी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री भी रिलेट कर दी। अगला स्टेप, जिसका डेटा दिया हो, जिसका डेटा पूछा हो, उन दोनों में स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन। अच्छा जी, आपको O2 का डेटा दिया है और हाइड्रोजन का डेटा पूछा है, तो इन दोनों में स्टोइकियोमेट्री रिलेशन क्या होगा कि भाई हाफ मोल O2 से कितना मोल H2 बन रहा है, 1 मोल। हाफ मोल O2 से कितना मोल H2 बन रहा है, 1 मोल, राइट। तो अगर हम स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो बेटा जी 1 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल बन जाएगा। 1 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल बन जाएगा। हाफ मोल से अगर 1 मोल बन रहा है, 1 मोल से 2 मोल बन जाएगा। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 5 मोल। अगर 5 मोल है तो हम बोलेंगे ये, हम बोलेंगे ये। अगर ये बोलेंगे तो बेटा जी हमारा आंसर आएगा 10 मोल H2। देखो ध्यान से, देख लो ध्यान से, हाफ पे 1 तो 1 पे 2 तो 5 पे 10। तो यानी कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे, 10 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे भैया, 10 मोल। बोलो समझ आई क्या बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इजी है, पक्का कर लोगे सवाल आएगा तो? हाँ जी, अगले केस पे चले। चलो ये दोनों एक जैसे करवा दिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगला केस करते हैं। आज थोड़ा माहौल बनाते हैं, अगली क्लास में लेवल और बढ़ाएंगे। आज पहली बार पढ़ रहे हैं, बेसिक बातें करेंगे। ध्यान से देखना, अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं P4 + O2 gives P4O10, अगली क्लास में मैं लैंग्वेज वाले सवाल करवाऊंगा। आज मैं रिएक्शन खुद दे रहा हूं, ठीक। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि 62 ग्राम फॉस्फोरस रिएक्ट करता है O2 के साथ में कुछ भी, तो बताओ P4O10 के कितने मोल्स बनेंगे। P4O10 के कितने मोल्स बनेंगे। 62 ग्राम फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P4O10 बनाता है, बताओ P4O10 के कितने मोल्स बनेंगे। जिसका डेटा दिया है बहुत बढ़िया, नहीं दिया भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो जो पता है मुझसे खेलेंगे। वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे क्या भाई, वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे क्या भाई, जरूर करो। यस, आइए, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। क्या ये रिएक्शन बैलेंस नजर आ रही है? तो भाई उधर रिएक्टेंट की साइड में 4 फॉस्फोरस हैं, प्रोडक्ट की साइड में 4 फॉस्फोरस हैं, तो रिएक्टेंट में फॉस्फोरस तो बैलेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। पर रिएक्टेंट की साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट की साइड में 10 ऑक्सीजन एटम है। तो बेटा उसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 5 लगा दिया, पर उससे कछु फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का डेटा ही नहीं पता है। आसान है ये वाला सवाल। देखो कैसे, आपने रिएक्शन बैलेंस कर ली, सारा गिवन डेटा लिख लिया, अब आपने क्या किया, थ्योरेटिकल मोल्स निकालने हैं। बेटा ध्यान देना, इस बार मास पता है, मोल निकालना पड़ेगा। अभी तक के क्वेश्चन में मैं मोल्स देके मोल्स पूछ रहा था, अब की बारी मैंने मास देके मोल्स पूछ लिए हैं। तो पहले मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए तुम्हें
मोलर मास चाहिए फॉस्फोरस एटम का, तो वो होता है 31 ग्राम। ठीक है जी, ये आ गया। अगर ऐसा है ऑक्सीजन का 16 होता है तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। तो बेटा जी P4 का मोलर मास क्या हो जाएगा? P4 का मोलर मास क्या हो जाएगा? एक एटम का 31 है, यहां 4 फॉस्फोरस है, तो हम बोलेंगे 124 ग्राम हो जाएगा। अगर 124 ग्राम हो जाएगा बेटा लोग, तो आपके पास P4 के मोल्स कितने हो जाएंगे? थियोरेटिकल मोल, देखो स्टोइक्योमेट्रिक मोल तो 1 है ना, यहां भी 1 है, परंतु थियोरेटिकल मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज 62, मोलर मास इज 124, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1/2 मोल आएगा, 1/2 मोल आएगा। बहुत सही, ये आ गए थियोरेटिकल मोल। अब आप क्या करोगे? स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन बनाओगे पूरी रिएक्शन के लिए। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू स्टोइक्योमेट्री हमको ये समझ में आ रहा है कि 1 मोल P4 जो है, अकॉर्डिंग टू स्टोइक्योमेट्री हमको ये समझ में आ रहा है कि 1 मोल P4 reacts with 1 mole P4 reacts with 5 mole O2 to form 1 mole P4O10 to form 1 mole P4O10। अगर ऐसा है कि 1 मोल P4 5 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल P4O10 बनाता है, तो बेटा जी हमें डेटा दिया है इसका और हमसे पूछा है डेटा इसका, हम इन दोनों की स्टोइक्योमेट्री को रिलेट करेंगे, यूनिटरी मेथड से अपने काम का आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा जी हमने बोला कि स्टोइक्योमेट्री से समझ में आ रहा है कि 1 मोल P4 से 1 मोल P4O10 बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मालिक आपके पास है कितने मोल एक्चुअली में? हाफ। तो आप बोलोगे हाफ मोल P4 से कितना मोल P4O10 बनेगा? हाफ मोल। अगर हाफ मोल से हाफ मोल बनेगा तो हमें मोल्स ही तो चाहिए थे, हमारा आंसर आ गया। हमें मोल्स ही तो चाहिए थे, हमारा आंसर आ गया हाफ मोल P4O10। हमारा आंसर आ गया हाफ मोल P4O10। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज। हाँ जी, ठीक है क्या? चलें आगे, चलें आगे। ठीक है साहब, आओ एक क्वेश्चन करते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। प्रोबेबली आज का लास्ट सवाल होगा वो। देखिएगा, आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, C57H110O6 प्लस 163O2 gives 114CO2 प्लस 110H2O। ओके, ये रिएक्शन है मेरे पास। सवाल कह रहा है अगर आपके पास इसके 445 ग्राम है, अगर आपके पास इस कंपाउंड के 445 ग्राम है, आपको बताना है मास ऑफ वाटर कितना, मास ऑफ वाटर कितना। ठीक है साहब, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है 490 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 445 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 495 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 4 ग्राम। ठीक है, आपको कार्बन का मोलर मास अगर चाहिए तो वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आई गेस ये तो आपको पता ही है। ट्राई करना इस सवाल को, वीडियो पॉज करके प्लीज। यस, वीडियो पॉज करके प्लीज इस सवाल को ट्राई करें। हाँ जी, करा गया। चलो भाई कोई बात नहीं, करते हैं डिस्कस। वही वाली बात है जो अभी तक करते आ रहे हैं, वही इस क्वेश्चन में करना है, कुछ नया तो करना नहीं है भैया। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, बहुत तगड़ी बैलेंसिंग दी हुई है, राइट। अच्छा जी, सवाल कहता है गिवन डेटा को लिख दो, लिखा हुआ है।
सवाल कहता है थ्योरेटिकल मोल निकाल दो सब चीज़ों के, जिसका भी डेटा दिया है। तो बेटा इस कंपाउंड का डेटा दिया है, मोल्स निकालने पड़ेंगे हमको। तो भैया पहले उसके लिए मोलर मास तो पता करें इस खतरनाक कंपाउंड का। तो बस इसमें वही है और कुछ है नहीं एक्चुअली। ये कंपाउंड है तुम्हारे पास, है ना जी, ये कंपाउंड है। इसका मोलर मास क्या होगा? तो मोलर मास होगा, कार्बन होता है 12 तो 12 इंटू 57 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 110 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6 ऑक्सीजन है। सही है, ठीक है। 12 इंटू 57 करोगे तो 12 7 से 84, 12 5 से 60 और 8 68, ये आ जाएगा 684 प्लस 110 प्लस 96, ये आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो इसको जोड़ देते हैं, 684 110 96, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 890। अगर वैल्यू होती है 890 तो हम बोलेंगे ये हो गया, ठीक है जी। अगर ये मोलर मास आ गया तो बेटा थियोरेटिकल मोल्स निकालना तो आसान है। C57 H110O6, ये कोई खतरनाक ही कंपाउंड है भैया। इसके मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ध्यान से देखना, 1/2 आ रहा है, यस, 0.5 मोल आ गया, ठीक है जी। मोल्स आ गए तुम्हारे पास थियोरेटिकल 0.5, स्टोइक्योमेट्री वाइज 2 ही है। मोल्स निकाले। अब क्या स्टोइक्योमेट्री में रिलेशन बना दे? तो स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन आपको ये कह रहा है, स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन आपको ये कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ this compound, 2 moles of this compound reacts with 163 mole O2, reacts with 163 mole O2 to give 114 mole CO2 and 114 mole CO2 and 110 mole water, राइट। ये इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन है मेरे पास। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सही है साहब, बहुत बढ़िया। अगर ये इक्वेशन है मेरे पास में तो ध्यान से अब क्या करेंगे, जिसका डेटा पता है और जिसका डेटा पूछा है उन दोनों में रिलेशनशिप बनाएंगे। तो भैया आपको डेटा पता है इसका और आपसे डेटा पूछा है इसका तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे स्टोइक्योमेट्री वाइज मुझे ये समझ आ रहा है कि इस कंपाउंड के 2 मोल मुझे, इस कंपाउंड के 2 मोल मुझे वाटर के 110 मोल दे रहे हैं। इस कंपाउंड के 2 मोल मुझे वाटर के कितने मोल दे रहे हैं? 110 मोल। तो बच्चे इस कंपाउंड का 1 मोल, इस कंपाउंड का 1 मोल मुझे इसके कितने मोल देगा? 110/2 यानी कि 55 मोल, 55 मोल दे देगा। अगर इसका 1 मोल मुझे 55 मोल दे रहा है तो मेरे पास थियोरेटिकली है कितने? 0.5 मोल्स हैं। अगर 0.5 मोल्स हैं या हाफ मोल्स हैं तो हम बोलेंगे इस कंपाउंड का हाफ मोल जो है वो कितना देगा? ये है ना जी, कितना? 55/2 मोल दे देगा। बेटा ये तो आ गए मोल्स। अगर मुझे निकालना है मास, अगर मुझे निकालना है मास तो मास क्या हो जाएगा? वाटर के मोल्स इनटू मोलर मास। तो वाटर के मोल कितने हैं? 55/2 और वाटर का मोलर मास कितना है? 18। वाटर का मोलर मास कितना है? 18। ये मैंने कैसे लिखा यार? आई गेस अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला है। अगर मास पूछा जाए तो मोल्स इनटू मोलर मास कर सकते हो, ठीक है जी। अगर ये कर दोगे तो बेटा ये कटेगा 9 टाइम, आंसर आएगा 495 ग्राम। और अगर आंसर आएगा 495 ग्राम तो ऑप्शन में क्या आएगा? सी ऑप्शन इज द
राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज, कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज। हाँ जी, कर लिया? तो बेटा जी ये सवाल आपसे पूछा गया था आपके जेईई मेंस 2019 में। अब देखो, सिंपल स्टोइकियोमेट्री शुरू करते ही तुमने एक सवाल तो सॉल्व भी कर लिया, एक सवाल तो सॉल्व भी कर लिया जेईई मेंस 2019 का, राइट? पक्का जी? चलो बहुत बढ़िया। ओके, शुरू करें आगे बातचीत। ठीक है, आई गेस आज के लिए बहुत है, आगे की बातचीत कल शुरू कर लेंगे, है ना? हमने स्टोइकियोमेट्री के काफी केसेस पढ़े और बहुत अच्छे अच्छे केसेस और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, परंतु हम उन्हें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज जितना पढ़ाया है उससे रेलेवेंट होमवर्क मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन यहाँ लिख दूंगा, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा उनको, और अच्छे सवाल धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगले 2 लेक्चर्स हैं हमारे पास, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे स्टोइकियोमेट्री की, फिर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलेंगे। मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स यहाँ इसीलिए लिए हैं क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में कहा था मैं मोल कॉन्सेप्ट को दुख दर्द पीड़ा नहीं बनने दूंगा। ये अच्छे से कर लोगे, आगे के सारे चैप्टर्स आसान हो जाएंगे। सही है बेटा? चलो, तो इसी के साथ में आज का लेक्चर करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।